हिंदू वर्ग है, सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं, उन पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उस हमले को रोकने के लिए अपील करने के बजाय आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो आप इंसान नहीं जानवर हैं। 57 देश हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन पहला देश भारत है जिसमें शेख हसीना अपने विमान के साथ अपने लोगों के साथ पहुंची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ भारत का डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अमित गौतम। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। इसके बाद से तो हालात बद से बदतर हो गए। हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक के, वहां के हिंदू, ईसाई समेत कई अन्य जातियों की, तो वहां पर उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी है। यासिर जी, बांग्लादेश की हालत आप देखिए किस तरीके से बद से बदतर हो रही है। अल्पसंख्यकों की स्थिति ये हो रही है हिंदुओं की कि उन पर कितनी ज्यादा हिंसा ताड़ित किया जा रहा है। वीडियो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? बेहद बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त चिंताजनक है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो भयंकर तस्वीरें आ रही हैं, रूह कपा देने वाली हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग पे वहाँ पे लगातार हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, वृद्धों के साथ अत्याचार, बच्चों को घरों से छीन के लेके जाना, जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से दिख रही हैं वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। एक अच्छे देश की ये निशानी नहीं है। अच्छे देश की निशानी ये होती है कि सबसे पहले वो अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की रक्षा करे, और उसमें कहीं न कहीं पूर्ण और संपूर्ण रूप से बांग्लादेश इस वक्त फेल साबित हो रहा है, क्योंकि स्थिति वहाँ बद से बदतर है। एक की सत्ता जा चुकी है, जो अभी वहाँ की व्यवस्था कायम करने के लिए आए हैं उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं आपके माध्यम से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ों को, उनसे कहेंगे कि सब लोग मिल के अपील करें कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा हो। और ख़ास करके मैं भारत के उन लोगों से सवाल पूछता हूँ जो छोटी छोटी बातों पे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग को लेके राजनीति करते हैं। उन मुफ्तिया इकराम, उन उलमा इकराम, उन मौलवी हजरात या मदनी साहब हों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, छोटी छोटी बातों पे चिंता जताने वाले एक अपील जारी नहीं करना चाहते। एक अपील तो जारी करें मानवीय स्तर पे हिंदुस्तान की तरफ से कि आप बड़े मौलाना हैं, आपके फॉलोअर्स बांग्लादेश में भी हैं, उनसे अपील करें कि आप अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करें। मुझे लगता है कि उन्हें अब वक्त आ गया है जो उनका अपना एक चरित्र है उसको दिखाने का, उसको सही करने का। अगर वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए यहाँ से भी अपील करेंगे जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे यकीन है कि कमी होगी। आपने बात करी कि वक्त आ गया है अल्पसंख्यक जो भारत के अंदर है उनको अपने चरित्र दिखाने का। मैं एक दौर से याद आ रहा है, एएमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि ये कर्म का फल है। जब फिलिस्तीन में इस चीजें हो रही थी तब लोग मजाक बना रहे थे, उड़ा रहे थे। आज वहां के अल्पसंख्यकों पर हो रही है तो उनको दुख हो रहा है। देखिए, जो पूरा मीम जो संगठन है जिसको असदुद्दीन ओवैसी चलाते हैं, वो नफरत की राजनीति के आधार पे उसका केंद्र बिंदु नफरत है, वोट बैंक है, मुसलमानों को भ्रमित करके वोट बैंक बनाना है। ये तो सिर्फ एक जाहिल कह सकता है जो दिल्ली के यूनिट का अध्यक्ष जिस तरह की भाषा बोला है कि किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनका आधार अलग है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग सिचुएशन सामने आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता की लड़ाई में एक संगठन ने सत्ता खोया है, उसके बाद जो हिंसा भड़की है उस हिंसा में जो टारगेट करके किलिंग की जा रही है अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग में कौन है? सबसे बड़ा समुदाय हिंदू वर्ग है, सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं। उन पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उस हमले को रोकने के लिए अपील करने के बजाय आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो आप इंसान नहीं जानवर हैं। आप अगर इंसानियत आपके अंदर है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, धार्मिक आधार के कर्मकांडों को भी मानते हैं, तो आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन आप जब किसी का
किसी से बदले के रूप में जोड़ के बात कहेंगे तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है। बेहद अफसोस हुआ इस तरह के बयान सुनने के बाद। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी से अपील करूंगा कि ऐसे नेता जो आपने रखे हुए नफरत फैलाने के लिए, उन पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश की बात करें तो जब एक चीज समझ में आती है कि जो आरक्षण को लेकर प्रदर्शन शुरुआत हुई थी, काफी समय हो गया, लेकिन वो छात्र थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो उग्र में तब्दील हो गया? उसके पीछे की कहानी क्या समझ में आती है? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बाहरी ताकतें, चीजें उसमें शामिल। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन का एक ही मुद्दा था कि जो 30% वहाँ स्वतंत्रता सेनानी के लोगों को, जो उनके घर के आने वाली जनरेशन को लगातार रिजर्वेशन मिल रहा था, आरक्षण मिल रहा था, और जो गरीब बांग्लादेशी थे वो उस नौकरी या उस काम से वंचित रह जाते थे, तो एक बड़ा रोष और गुस्सा छात्रों के बीच में था। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा आंदोलन एक वक्त के बाद हिंसक रूप में आ गया, और उसके बाद वो पॉलिटिकल रूप कब बन गया ये वहाँ के लोगों को पता नहीं चला। जब वहाँ की प्रधानमंत्री ने अपना घर छोड़ के भारत, ये भी देखिए विडंबना कि यहाँ पे लोग किस तरह की बात करते हैं। पूरे दुनिया में अगर उनको सबसे सेफ देश लगा उस वक्त तो वो भारत था, जब वो भारत के अंदर उनका विमान आया। लेकिन यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि हमें भारत से डर लगता है, भारत में रहकर। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था, जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। 57 देश हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन पहला देश भारत है जिसमें शेख हसीना अपने विमान के साथ, अपने लोगों के साथ पहुंची है। आप बिलीव करें, ये जो आंदोलन है इसको 100% मैं श्योर हूं कि जो वहाँ के अलगाववादी हैं, वहाँ के जो आतंकवाद, दहशतगर्दी में मुलव्विस जो जमाते हैं वहाँ पे, जो इस तरह के लोग हैं जो भारत से भी नफरत को रखते हैं, वो ताकतें मिलके उनको हटाने का काम किया। जबकि आंदोलन का मुद्दा कुछ और था, बाद में रिजल्ट कुछ सामने और आया है। अभी भी जो बयान वहाँ के जो लोग अब मौजूदा व्यवस्था को चलाएंगे, वो बयान कोई बहुत सुखद बयान नहीं है, वो बयान भी नफरत से भरे हैं। देखिए, जो हालात पूरी तरह भारत के पड़ोसी देश है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर एक कमेटी गठन कर दी है, जो कि बांग्लादेश के अंदर जो भी हालात होंगे, जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, वो देखते हुए पूरा वॉच कर एक कमेटी गठन कर दिया गया है जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी। देखिए, भारत वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को मानने जानने वाला देश है। भारत हर व्यक्ति, हर जाति, पंथ, समुदाय को अपने अंदर हजारों हजार साल से सम्मानित करता रहा है। उसी की कड़ी को हमारे गृह मंत्री ने आगे बढ़ाते हुए जो कमेटी का गठन किया है, वो मॉनिटरिंग करेगी, वो ध्यान रखेगी कि कहीं किसी तरह का किसी भी इंसान को अगर कोई दुख हो रहा है तो उसको उसके दुख से कैसे निकाला जाए, इसलिए कमेटी बनाई गई है। पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, इसका स्वागत करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए, और तमाम भारत की वो जमात जो भड़काने का काम भारत में भी रह के करती हैं, उन्हें भी सबक लेके इस बात के लिए हिदायत और मैसेज अपने लोगों को दीजिए, पूरे दुनिया को, कि शांति ही सबसे बड़ा रास्ता है किसी भी स्वस्थ, अच्छे, लोकतंत्र वाले देश को चलाने के लिए। आप शांति की बहाली के लिए सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपनी बात से मोहब्बत दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार हिंदुस्तान में उस मोहब्बत की जगह नफरत परोसने का काम करते हैं। उन्हें बाज आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जिला नीति, जिन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हालात पर विस्तृत चर्चा की, बताया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो ये जमात जो हिंदुस्तान में रह कर अलग अलग बंटवारे का बात कर रही हैं, उनको ये सबक लेना चाहिए और एक शांति का हल निकालना चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, दिल्ली।